हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहने वाली है। ये वन शॉट वीडियो है बेटा, जिसमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा है जिसके एग्ज़ाम में आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ही चैप्टर है बेटा हिंदू मुसलमान नज़्म, जिसको लिखा है त्रिलोक चंद महरूम ने। ठीक है, त्रिलोक चंद महरूम ने लिखा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी और उनके इत्तेहाद की बातें करी है। तो सबसे पहला ही सवाल है कि इज़्ज़त के काबिल कौन है। तो इज़्ज़त के काबिल वो इंसान जो इंसान लोगों की भलाई के काम करता है वही इज़्ज़त के काबिल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नज़्म में बुलबुलें और गुलिस्तान किसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो गुलिस्तान हिंदुस्तान और बुलबुलें यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है। ना इत्तेफाकी को आज़ार जहाँ क्यों कहा गया। तो ना इत्तेफाकी या आपसी लड़ाई झगड़े से हर तरह का माली व जानी नुकसान होता है, जो हर शख्स के लिए तकलीफ का बाइस है, जान के लिए दुख है। तो ये भी बेटे बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, अगर हिंदू मुसलमान नज़्म का आपको मरकज़ी ख्याल लिखने को आ जाए तो बस इतना सा लिख देना बेटे आप कि हिंदू और मुसलमान सब इंसान हैं, एक मुल्क के बाशिंदे हैं यानी नागरिक हैं। सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी में सबका क्या है, फ़ायदा है। ठीक है, क्या है बेटे, फ़ायदा है। फिर से सुन लो कि हिंदू और मुसलमान सब इंसान हैं, एक मुल्क के बाशिंदे हैं, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इसी में सबका फ़ायदा है। ये मरकज़ी ख़याल है बेटा, अगर आप इसको लिखेंगे तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अक्सर करके एग्ज़ाम में पैगाम भी पूछ लिया जाता है, या ऐसे पूछ लें कि इस नज़्म में यानी त्रिलोक चंद महरूम ने हिंदू मुसलमान नज़्म में क्या पैगाम दिया है, क्या मैसेज दिया है। तो बेटा आप सभी लिख देंगे कि हिंदू और मुसलमान सब इंसान हैं, सब भाई भाई हैं, इनमें किसी तरीके का भेदभाव करना दुरुस्त नहीं है। इज़्ज़त के काबिल वही है जो नेक काम करता है, दूसरों के काम आता है। हिंदू मुसलमान सब ही हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सब हिंदुस्तान इनका मस्कन है। जिस तरह एक गुलिस्तान और 2 बुलबुल रहते हैं, तो इस तरीके से बेटा आप अच्छे से सुंदर सी राइटिंग में, खूबसूरत सी राइटिंग में लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद एक सवाल ये भी है, इंपॉर्टेंट है बेटे, आप सभी ध्यान देंगे। कामरानी का राज क्या है। कामरानी का राज यानी कामयाबी का राज। कामरानी कामयाबी से वो है। हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहेंगे तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की क्या होगी बेटा, तरक्की होगी, बहादुरी बढ़ेगी। जहाँ एकता होती है, जहाँ यूनिटी होती है, जहाँ इत्तेहाद होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कामयाबी होती है। तो बेटे इस तरीके से एग्ज़ाम में आप सभी के पूछे जाएंगे। अब देखिए नीचे लिखे हुए वाहिद बताना है। कभी कभी एग्ज़ाम में वाहिद से जमा बनाने को आता है या फिर जमा से वाहिद बनाने को। अब इसमें क्या है, वाहिद से जमा बनाना नहीं है, बल्कि आपको जमा से वाहिद बनाना है। ध्यान देंगे, औरों का और, कौमे का कौम, बुलबुलें का बुलबुल, नेकियां का नेकी, इस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए मुतज़ाद अल्फाज है बेटा। मुतज़ाद अल्फाज में क्या होगा, मुतज़ाद पहले समझ लो, इसको बोलते हैं विलोम, उल्टा शब्द, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आप सभी ने अपोजिट वर्ड पढ़ा होगा, वही चीज़ है। ध्यान देंगे सभी कि इत्तेफाक का निफाक होता है, आसमां का ज़मीन होता है, इज़्ज़त का ज़िल्लत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़्ज़त ज़िल्लत बहुत पूछा जाता है। आसमां का ज़मीन, आसान मुश्किल, कामरानी नाकामी। कामरानी क्या है, कामयाबी, तो इसका क्या होगा, नाकामी होगा। इस तरीके से आप सभी लिखते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ बेटा। हाथी, हाथी की रोटी कितनी थी, तो 2-3 इंच मोटी थी। इसे बहुत ध्यान से पढ़ लेना, 2 नंबर के सवाल में आएगा ये। मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था, जाहिर सी बात है, फेलबान ने बादशाह से कहा था कि मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बच्चों को बांट देता है। ये हुक्म दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आ जाए। चुनांचे कोई बच्चा हाथी के पास नहीं गया तो वो बच्चों को ना देख करके खाना बंद कर देता है। इस तरीके से इसको करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल ये भी पूछा जाता है बेटा कि मौला बख्श में और बादशाह में कौन सी बातें मिलती जुलती थी। तो बादशाह होने के बावजूद वो फ़कीराना मिजाज रखते थे। फ़कीराना मिजाज यानी ज़मीन से जुड़े हुए रहते थे। और मौला बख्श भी ऐसा ही था। बादशाह का कहना था कि खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि हम बांट कर खाएं। जैसे हाथी सब बच्चों को खिला कर खाता था, वैसे बादशाह भी थे, पहले गरीबों का ख्याल रखते थे, फिर करते थे। अच्छा, अब इस तरीके से बेटा आपके एग्ज़ाम में
मुहावरे आ जाएंगे, मुहावरों का मानी या फिर मुहावरों से जुमले बनाना। तो इन चीज़ पर ध्यान देना आप सभी, इन चीज़ों पर ध्यान देना है आप सभी को। जैसे आँख से ओझल होना, नज़र से दूर हो जाना, आँख से ओझल होना, गायब हो जाना। चोर पुलिस की आंखों से ओझल हो गई। टस से मस ना होना, अम्मी के लाख समझाने पे वो टस से मस नहीं हुई, यानी कि अपनी बात पर अड़े रहना। नज़र बचाना यानी कतराना, बचकर निकल जाना। बाज लड़के लड़कियां अपने टीचर को, अपने उस्ताद को देखकर कतरा के निकल जाते हैं, नज़र बचा के निकल जाते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे बेटा, ठीक है। मुतज़ाद अल्फाज मैंने बताया, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, और कोई टफ नहीं होता, बहुत छोटे बच्चों जैसा आता है, ठीक है। अब ये आ गया बुलंद। बुलंद का पस्त होता है, अपोजिट विलोम, मुतज़ाद यानी उल्टा, बुलंद का पस्त। गाफिल होशियार, गाफिल होशियार सुबह का शाम, बेकाबू का काबू में, पुरसुकून सर बुलंद का सर नगू। ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना। एक बेटा ये बुलंद पस्त का पढ़ लेना, गाफिल होशियार का, और सुबह शाम का आता है तो आप कर ही लेंगे, ये ज़रूर करना, ठीक है। आगे चलते हैं बेटे। अब देखो यहाँ पे ये केशु और श्यामा वाला जो चैप्टर था, तो इसे ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। देखो श्यामा को के अपने भाई केशु पे तरस क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गुस्सा थी, उसे लग रहा था कि भाई ने उसके जानबूझकर अंडे तोड़े हैं, समझे, और इस वजह से उसके ऊपर उसे गुस्सा आ रहा था। परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए, कहते हैं कि अगर परिंदों के अंडों को छुआ जाता है तो अंडे गंदे हो जाते हैं, और फिर उस पर चिड़िया या मुर्गी जो भी होती है उस पर बैठ के अंडे को नहीं सेती है और अंडे को गिरा देती है। उसको ये लगता है ये अंडा गंदा हो गया, अब इसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। घोंसले से जमीन पर अंडे किसने गिरा दिए थे, तो किसने गिरा दिए थे, चिड़िया ने खुद गिराया था, केशु ने नहीं गिराया था। इतनी बात सबको पता है, क्योंकि चिड़िया को लग गया था कि इस अंडे को किसी ने छुआ है, किसी ने छुआ है, और ये अंडा जो है गंदा हो गया, अब इसमें से कभी बच्चा नहीं निकलेगा, तो उसने अपने पैर से लात मार के उसे गिरा दिया। इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाना है आपको। सवालात यानी जमा है, आपको वाहिद बनाना है, एक वचन बनाना है। परिंदे परिंदा, चीज़ चीज़ें, मौका मवाक़े, तकलीफ़ तकालीफ़, ख्वाहिश ख्वाहिशात, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अब बेटे आती है बारी मुज़क्कर मुअन्नस की, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। मुज़क्कर बोलते हैं पुल्लिंग को, स्त्रीलिंग बोलते हैं मुअन्नस को। अब्बा अम्मा भाई बहन। अम्मा क्या है, मुअन्नस है, बहन क्या है, मुअन्नस है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी एग्जाम में करेंगे। चिड़ा चिड़िया, बिल्ला बिल्ली, बच्चा बच्ची। अब मुहावरे देखिए, मुहावरों से जुमले बनाने को आ गया। चेहरे का रंग उड़ जाना, अब इसका जुमला बनाने को खाली बोला है। पुलिस को देखते ही चोरों और जेब कतरों के चेहरे के रंग उड़ गए। भीगी बिल्ली बन जाना, क्लास में शरारत करने वाले बच्चे उस्ताद को देखकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फुर से उड़ जाना, जमीन पर दाना चुगते चुगते परिंदे फुर से उड़ जाते हैं। दम रोकना, बाज बच्चे रोते रोते अचानक इस तरह खामोश हो जाते हैं जैसे दम रोक लिया हो। इस तरीके से आप सभी को अच्छे से करना है। सुध न रहना, होश न रहना। खेल कूद के वक्त बच्चों को खाने पीने की सुध नहीं रहती है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जब हमारा इम्तिहान करीब होता है तो हमें खाने पीने की सुध नहीं रहती है। अब फिर से आ गया मुतज़ाद अल्फाज। धूप का क्या होगा, छाँव। सज़ा का इनाम, जवाब का सवाल। तकलीफ का आराम, पाप का सवाब, या फिर पाप का पुण्य भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाप हिंदी वर्ड है, पाप हिंदी वर्ड है, तो हिंदी का अपोजिट विलोम शब्द होगा पुण्य। और अगर सवाब का अपोजिट पूछा जाए तो इसका बेटा गुनाह होगा। क्या होगा, गुनाह, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया हो। अच्छा ये भी देख लेना, अक्सर करके पूछा गया है। किसने किससे कहा, श्यामा ने कहा ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशु ने श्यामा से कहा जा दाना और पानी की प्याली लेके आ। माँ ने केशु और श्यामा से कहा तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। तो ध्यान देना किससे किससे कहा, ये भी अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, कहानी को, चैप्टर को जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया था सही से सुना होगा तो याद हो गया होगा बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी, क्योंकि वो अपने ससुराल में थी, उसे अपने मायके वालों की याद आ रही थी, अपने माँ बाप की याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत गमज़दा होकर गमगीन लय में गा रही थी, ठीक है।
कह रहे हैं लड़की के गाते वक्त जब वो गाना गा रही थी तो कैसा माहौल था, कैसा माहौल था। तो फ़ज़ा पर बदली छाई हुई थी, छम-छम बारिशें हो रही थी, ठंडी हवाएँ चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम था। इतने अच्छे मौसम होने के बावजूद भी वो बहुत गम में डूबी हुई थी, बहुत गमगीन लय में गा रही थी, क्योंकि वो अपने ससुराल में थी। लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी उस वक़्त, ये देखो, उस वक़्त किसी शिव मंदिर में घंटा बज रहा था, चिड़िया घोंसले से निकलकर जंगल में चहचहा रही थी, बकरियां बच्चियां और खुशी से चिल्ला रहे थे, लेकिन गमगीन लय से इन सब चीज़ों से बेपरवाह होकर लड़की क्या रही, लगातार गा रही थी। जंगल की सैर, सॉरी, चिड़ियाघर की सैर। आप सभी बच्चे जू गए होंगे, देखा होगा, वहाँ पे एनिमल्स को देखा होगा, वही चीज़ सेम डिक्टो बयान करी है इसमें चिड़ियाघर की सैर में। जैसे आप जाते हो चिड़ियाघर की सैर को जाते हो, जो कुछ भी देखते हो उसको अपनी ज़बान में बयान कर देना। पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा मिलता है? घने बालों से उसे सर्दी से बचाते हैं। घने बाल यानी जितने भी एनिमल्स आप देखो बेटा जिनके लंबे बाल हों, घने बाल हों, तो समझ लेना कि वो बर्फीले एरिया का रहने वाला जानवर है। कंगारू अपने पेट पर बनी थैली से क्या काम लेता है? कंगारू अपने पेट पर बनी थैली में अपने बच्चे को बिठाकर तेजी से भाग सकता है। कंगारू के ग़िज़ा क्या है? कंगारू की ग़िज़ा क्या है, खाता क्या है वो? कंगारू के ग़िज़ा फल, सब्जियां, पत्तियां, नरम घास और गेहूं बहुत पसंद करता है। पेट भरने के बाद शेर क्या करता है? तो बहुत से बच्चों ने पिछली बार लिख रखा था, पेट भरने के बाद शेर खुश हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब किसी का पेट भरता है खुश हो जाता है, लेकिन चैप्टर में आपके है कि पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम करता है ना। चिंपैंजी को गर्मी क्यों सताती है? क्यों सताती है? क्योंकि चिंपैंजी ठंडे मुल्क का रहने वाला जानवर है, ठंडे एरिया का रहने वाला जानवर है और वो गर्मी का आदी नहीं होता है, इसलिए उसे गर्मी सताती है। इस तरीके से बेटा जो भी इम्पोर्टेंट था इसमें मैंने बता दिया, आप सबको ध्यान से करेंगे। अच्छा, अगर एक सवाल ये पूछ लिया जाए कि जो बच्चे थे वहाँ पे किन किन जानवरों को देखना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये छोड़ दो, आप जो भी जानवर आप स्पेलिंग लिख सकते हो सभी जानवरों के नाम लिख देना, ठीक है, क्योंकि चिड़ियाघर में सभी जानवर होते ही होते हैं। अब देखिए बेटा, मुतज़ाद अल्फाज है, सर्दी का गर्मी। फिर से बता दूं, मुतज़ाद बेटा उल्टे अल्फाज को बोलते हैं, विलोम को बोलते हैं, अपोजिट को बोलते हैं। सफ़ेद सियाह, बीमार तंदुरुस्त, पसंद नापसंद, खुश नाराज, मुनासिब गैर मुनासिब, इस तरीके से इसे करना है, ठीक है। अब मुज़क्कर मुअन्नस अगर आ जाए और बोले इसको छाट करके अलग करो, तो मुज़क्कर मतलब पुल्लिंग लड़का, मुअन्नस मतलब स्त्रीलिंग यानी लड़की, इस तरीके से छाट करके आप अलग कर देंगे। जैसे मुअन्नस क्या है बेटा? बहन है, घास है, सब्जियां हैं, पत्तियां हैं, बिल्ली है, ये सब क्या है? मुअन्नस है, स्त्रीलिंग है। मुज़क्कर क्या है? अब्बा, फल, जानवर, शेर, बंदर, ये सारी क्या है? पुल्लिंग है। इस तरीके से आप सभी इजली करते जाएंगे। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं, यानी किसी से बातचीत करने के क्या आदाब हैं बेटा? तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप लिखेंगे कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे पहले उम्र का लिहाज रखते हैं, ओहदे का लिहाज रखते हैं, है ना। जब किसी से गुफ्तगू की जाए तो अच्छी तरह समझ लिया जाए क्या कहना है, हर शख्स के मर्तबे उम्र के मुताबिक सलीके से बात करना चाहिए, कभी ज़बान पर गलत बात ना आए, मुंह से कोई गाली न निकले, कभी गलत बयानी न करे, यही गुफ्तगू करने के आदाब हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं तो क्या उनसे डांट के, चिल्ला के, बदतमीज़ी से बात करेंगे? नहीं ना। आपको अदब पता है कि वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे लिए एक तरीके से अल्लाह हैं, है ना। बच्चों के लिए अल्लाह ही होते हैं माँ बाप। इस तरीके से आप इसे करेंगे अच्छे से। नज़्म में इल्म की अहमियत क्या बताई गई है? इल्म इस नज़्म में, यानी जो नज़्म सूरज नारायण मेहर ने लिखा है, क्या है, सूरज नारायण मेहर ने वो नज़्म लिखी है, उसका नाम है बेटा, मैं आप सबको बताती हूँ, वेट कर लें थोड़ा सा। उस नज़्म का नाम है, ध्यान देंगे, बहादुर बनो नज़्म है। क्या नाम है? बहादुर बनो, जिसको लिखा है सूरज नारायण मेहर ने। इस नज़्म में इन्होंने ये बताया है बेटा कि इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत है ही नहीं। आप कितने गरीब हो बेटा, अगर आपके पास इल्म की दौलत है, एजुकेशन है, शिक्षा है, तो आपसे ज़्यादा अमीर कोई है ही नहीं। आप 10 जनों को खिला सकते हो, आप गरीबी दूर कर सकते हो अगर आपके पास इल्म है। इल्म से ही आपकी पहचान है। आगे चलते हैं बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखते रहेंगे।
अब इसके बाद आया बेटा चैप्टर है आपका कौन सा, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन इसमें जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगी। साइज के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी। साइज रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। साइज उसे बोलते हैं बेटा जो घोड़े की देखभाल करता है। उसे अस्तबल से निकाल दिया, उसे खाने पीने को नहीं देता था, बारिश तूफान में खड़ा रहा जिसकी वजह से वो बिल्कुल बीमार हो गया, चलना फिरना भी उसका मुश्किल हो गया। ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था? इसलिए लटकाया गया था ताकि लोग आए और अपने लिए इंसाफ मांगे और वहाँ पे मंदिर मस्जिद के लोग इकट्ठा होके उनकी परेशानी को दूर करें। इस तरीके से बेटा आप सभी करेंगे। घोड़े ने घंटा किस तरह बचाया? घोड़ा भूखा प्यासा था। जब उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें घंटा लगा हुआ था, घंटे की रस्सी उसके बदन से टकराई और भूखा घोड़ा उस रस्सी को चबाने लगा। रस्सी जो ज़रा खींची तो घंटा बजने लगा। तो इस तरीके से बेटा आपको लिखना है। जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं वो बताती जा रही हूँ। अच्छा, एक काम आप सभी और करेंगे, पेंसिल लेंगे और अपनी बुक सामने रखेंगे। जो चैप्टर के आखिर में जितने फिल इन द ब्लैंक्स है, जितने वाहिद जमा है, जितने मुतज़ाद अल्फाज हैं, वहीं पर आप पेंसिल से हल कर लेना। मुश्किल से बेटा मुझे लगता है आधा घंटा लगेगा इसको करने में आपको, ठीक है? आधा घंटा लगेगा और आप इसे ज़रूर करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो भी ग्रामर आता है ना बेटे, वो सभी के सभी आपके चैप्टर के पीछे से ही पूछा जाता है। जो चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ रहता है वहीं से पूछा जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप सभी बहुत ध्यान से करेंगे और ज़रूर से ज़रूर करेंगे। वाहिद जमा मुतज़ाद अल्फाज, फिल इन द ब्लैंक्स, मुहावरों से जुमले बनाना, मुहावरों के मानी सब वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। ये एक बहुत आसान तरीका है याद करने का, रिवीजन करने का। अब आ गया बेटा वाहिद जमा है यहाँ पे। जैसे ताजिर वाहिद है, तिजार जमा है। मकान मकानात, अहकाम हुक्म, एहसान एहसानात। यानी वाहिद से जमा, जमा से वाहिद बनाना है। इस तरीके से आप इसे अच्छे से करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, देखिए शिकायत शिकायात, हकूक हक। हक क्या है? वाहिद है। हकूक क्या है? जमा है। अब देखो यहाँ पे नीचे मुहावरों के जुमलों में इस्तेमाल करना। हक मारना, किसी का हक मारना अच्छी बात नहीं है, ये भी एक मुहावरा है। चेहरा शर्म से सुर्ख होना, अपनी गलती पर अक्सर लोगों का चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता है। वार खाली कर देना, किसी का वार खाली चला जाए तो वह नाकामी में झुंझुला जाता है। अब आ जाइए मुतज़ाद अल्फाज पे बेटा। देखो, वफादार का बेवफा होगा, जालिम का जुल्म का इनायत होगा, हक का बातिल नाहक होगा। हक का नाहक लिख देना बस, ठीक है। नेक बद होगा, आराम का तकलीफ होगा। इस तरीके से आप इसे भी अच्छे से कर लेंगे। अब मरकज़ी ख्याल बेटा अगर आता है आपके एग्ज़ाम में, एक चैप्टर है, नज़्म है, एक पौधा और एक घास, जिसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। किसने लिखा है? इस्माइल मेरठी ने। एक पौधा और एक घास। इस नज़्म में एक पौधे और घास का मुकाबला किया गया है। घास सिर्फ जानवरों के खाने के काम आती है, जबकि पौधा बड़ा होकर फलदार और साया वाला दरख्त बनता है। इसलिए लोग उसके मुकाबले में पौधे की कदर करते हैं। जिससे लोगों को नफ़ा या फ़ायदा होता है, लोग उसी को ज़्यादा चाहते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, कहते नहीं है कि लोग उसी चीज़ को कद्र देते हैं, उसी चीज़ को इज़्ज़त देते हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बनता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दुनिया में जिस चीज़ से लोगों को फ़ायदा या नफ़ा हासिल होता है उसी के सर इज़्ज़त का सेहरा बनता है। देखो, पेड़ पौधा होता है, जब वो फल हमें देता है तो उसकी लोग केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। वही घास होती है, उसको हम रौंद के चले जाते हैं, है ना। इस तरीके से कह रहे हैं नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा? इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे आप सभी। घास ने पौधे से कहा कि हम एक ही बाग के साथ साथ पैदा हुए, मिट्टी पानी हवा सब कुछ एक ही चीज़ हमको मिलनी है, एक ही चीज़ से हम पलते बढ़ते हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा क्यों हम दोनों के बीच में नाइत्तेफाकी है? लोग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं करते। इस तरीके से सवाल किया था। पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है? इनायत की नज़र इसलिए कि पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या, पौधे को घास की तरह जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता, नहीं फेंका जाता, उसे परवान चढ़ा नहीं दिया जाता है। वो
एक तन्हा दरख्त बन जाए तो लोग उसको साया में बैठते हैं, उसके फल को खाते हैं। पौधे ने घास की शिकायत बेजा क्यों कहा? पौधे ने यानी पेड़ ने पौधे ने घास से कहा कि तुम ये जितनी भी शिकायतें कर रहे हो ना, सब फजूल है। इस दुनिया में लोग उसी की इज्जत करते हैं जो लोग दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये सवाल आ गया बेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की। तो लकड़हारे ने खुदा से शिकायत की, या खुदा ये कहाँ का इंसाफ है, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी भरपेट रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर है, दिन भर आराम करता है न, और रोज़ाना हज़ारों रुपए खर्च करता है। तो ये चीज़ किसने शिकायत की थी? लकड़हारे ने खुदा से। लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में क्या क्या देखा? वहाँ पे देखा दस्तरखान बिछा हुआ था, उस पे तरह तरह के खाने लगे हुए थे और लोग बैठे थे, और बहुत ही लजीज खाना था वहाँ पे। सिंदबाद जजीरे पर अकेला क्यों रह गया था? ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसे भी पढ़ लेंगे ज़रूर। लोग घाटी से जवाहरात कैसे हासिल करते थे, ये भी आप पढ़ लेंगे, और इस तरीके से आप सभी अच्छे से करेंगे। आँख लगना, ये भी एक मुहावरा, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा चले तो जल्दी ही आँख लग जाती है। जान में जान आ जाना, मरीज़ को अच्छा खाना, मरीज़ को अच्छा होता देख तीमारदार की जान में जान आ जाती है। या फिर ये भी बना सकते हैं कि जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही मेरे जिस्म में जैसे जान आ गई। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब बेटे देखिए, नीचे लिखे हुए मुज़क्कर मुअन्नस को छांट करके आपको अलग करना है। ठीक है, ध्यान दें। जैसे मुज़क्कर लकड़हारा, हाल, सब्ज़ा, जहाज, सांप, गुंबद। मुअन्नस क्या है? गली, दीवार, हवा, थैली, गिज़ा, राहत। इस तरीके से अलग करना है। अच्छा, अब एक चैप्टर है आपके, उसमें बेटा बहुत ध्यान देंगे कि कहावतों की कहानी। इसमें 3 या 4 कहावतें हैं, वो कहानी आप सबको पता होनी चाहिए। मकोला वही कि मुर्गे की एक टांग, इसे भी अच्छे से पढ़ा था, क्लास में पढ़ाया था। और ऊँट किस करवट बैठता है, ये भी पढ़ना है। हुजूर आपकी जूतियों का सदका है। ठीक है, ऊँट के गले में बिल्ली। ये चारों मुहावरों को आप सभी अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर इनमें से कोई ना कोई 101% आना है। ठीक है, ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। मकोला वही मुर्गे की एक टांग का मतलब होता है बेटा कि अपने बात पर अड़े रहना। समझे? मुर्गे की दूसरी टांग निकलना। खान साहब ने क्या कहा कि खान साहब अगर आपने हुश हुश कर दिया होता तो दूसरी टांग भी आ जाती। तो इस तरीके से इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पे वाहिद जमा आ गया है। चलिए मैं बता देती हूँ। मुहावरात जमा है, और इस साइड में वाहिद है, इस साइड में जमा है, यानी बहुवचन है। मुहावरात मुहावरा, इमसाल मिसल, इमसाल मिसाल, असहाब साहब, लताइफ लतीफ़ा, इत्तेफाकात इत्तेफाक, मुश्किल मुश्किलात, मवाक़े मौका, तकलीफ़ तकलीफ़, मतालिब मतलब, औक़ात वक्त। इस तरीके से आप सभी इसे भी करेंगे अच्छे से। एक एक चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करना है बेटे ये एक चैप्टर और है, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। इसके भी चैप्टर देखो, ये सागौन के दरख्त पे उकाब बैठा क्या सोच रहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा था? तो उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने उसे परवाज़ की ऐसी ताकत अता की कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं जहाँ वो पहुँच ना सके। ठीक है, मकड़ी पहाड़ की बुलंदी पर किस तरह पहुंचती है? तो ये तीनों सवाल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई आना ही आना है। और ये मकड़ी का अंजाम क्या हुआ, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? तो मकड़ी का अंजाम क्या हुआ ये भी पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। अब ये मैंने बता ही दिया है कि आप सभी फिलिप्स ज़रूर कर लेंगे जितना भी है। मुतज़ाद अल्फाज है बेटा, खूबसूरत का बदसूरत, ताकत कमज़ोर, बुलंदी पस्ती, पुराना नया, नज़दीक दूर। इस तरीके से एग्ज़ाम में आएगा तो कर लेना। देखो जितने भी वाहिद जमा मुतज़ाद अल्फाज है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे देते हैं और कभी कभी कहते हैं 5-6 रहता है, उसमें से 4 करना रहता है, 6 रहता है तो 4 करना रहता है, 8 रहता है तो 6 करना रहता है। तो इस तरीके से आप सभी से अच्छे से करेंगे। अब देखिए, मुहावरों से जुमले नहीं बनाना है, यहाँ पर सिर्फ मानी पूछा गया है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, अक्ल पर पर्दा पड़ना, ना समझी की बातें करना, समझ में ना आना, ताब ना लाना, बर्दाश्त न करना, सीना फुलाना, इतराना, गुरूर करना। तो इस तरीके से बेटे आप सभी इसे भी करेंगे। अच्छा, अब ये कबीर दास के जो दोहे हैं ना बेटे, इसमें आप ये वाला ज़रूर पढ़ लेना। लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली? मक्खी गुड़ में चिपक गई और परों में गड़
परों में गुड़ लगने और उड़ भी लगने की वजह से उड़ भी नहीं सकती थी और इस तरह जान भी गंवाई। माटी ने कुम्हार से क्या क्या, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। मिट्टी ने कुम्हार से कहा कि आज तो तू मुझे कुचल रहा है, एक रोज़ मैं तुम्हें रौंदूंगी, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें मिट्टी में ही मिलना है, मिट्टी में ही दफनाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा, और ये भी पढ़ लेना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कबीरदास के दोहे ज़रूर आते हैं। अब आ गया बेटा आप सभी का एक चैप्टर है जिसमें मसनूई सैयारा। तो एक तो ये कब जारी हुआ ये पढ़ लेना बहुत ध्यान से। और हिंदुस्तान के पहले मसनूई सैयारे का नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट थे कौन? आर्यभट्ट कदीम हिंदुस्तान के मशहूर रियाजीदां थे। रियाजीदां बोलते हैं बेटा मैथमेटिक्स को, जिन्हें मैथ बहुत अच्छी आती है। ठीक है, हिंदुस्तान से पहले किन मुल्कों ने खला में मसनूई सैयारे भेजे थे? तो ये देखो कौन कौन से थे उसमें, रूस, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान, ऐसे सारे थे। ठीक है, अब एक सवाल और है, मसनूई सैयारे के फ़ायदे क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ लेना बेटे। सभी बच्चे सुन लो ध्यान से। मसनूई सैयारे सैटेलाइट को बोलते हैं। मसनूई सैयारा आप सबको पता है, सैटेलाइट के बारे में पता होगा ना, तो आप सभी बहुत अच्छे से इसे लिख लेंगे। मसनूई सैयारा में लगाए गए कैमरों की मदद से ज़मीन की हर तरफ से देखा जा सकता है और सही नक्शा बनाया जा सकता है। इस सैयारे की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली मौसीकी तब्दीलियों, समुद्री तूफान, ज़मीन के अंदर आतिश फ़िशां और ज़लज़लों से मुतालिक मालूमात भी फराहम की जा सकती है। सैयारे में लगे हुए पैगाम रसाई आलात के ज़रिए रेडियो टेलीफोन का इंतज़ाम बेहतर हो गया है और टेलीविज़न और हम आवाज़ के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में तस्वीर, वाक़यात, हालात पलक झपकते ले लेते हैं। जैसे इंटरनेट है, 5G नेटवर्क आ गया है, हम सभी बिल्कुल एक मुट्ठी में, जैसे गांव, ये पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक मुट्ठी में जैसे आ गई हो। कोई किसी भी वक्त किस देश में, किस मुल्क में कहाँ क्या हो रहा है, मिनटों में, सेकंडों में हमें पता चल जाता है। सारी दुनिया एक गाँव में कैसे तब्दील हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि गांव चूँकि एक छोटा इलाका होता है, और इसमें होने वाला कोई भी वाक़या, हादसा फ़ौरन गांव वालों को मालूम हो जाता है। इसी तरह मसनूई सैयारे के ज़रिए, यानी सैटेलाइट के ज़रिए, दुनिया के सारे मुल्क इस तरह जुड़े हुए हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाले अहम वाक़े, हादसे वगैरह की खबरें और तस्वीरें पलक झपकते दुनिया भर में फैल जाती है। इसीलिए अब सारी दुनिया एक गाँव की तरह मालूम होने लगी है। ओके, अच्छा, ये वाला सवाल भी पढ़ लेना बेटे आप सभी, कि बहार के ज़माने में बाग का मंजर कैसा होता है। तो पढ़ लेना इसको अच्छे से, ये सवाल पूछा जाता रहा है। आदमी पर बहार का कैसा असर होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहा है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहार की सुबह शाम कैसी होती है, सुबह शाम और रात कैसी होती है, ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। यानी इसके 3 क्वेश्चन मैंने बताए, इसे ज़रूर पढ़ना है आप सभी को। अच्छा, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में क्या रिवायतें मशहूर थी? तो मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में रिवायतें हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र किया। ठीक है, मुख्तलिफ दरबारों से वाबस्ता रहे और ये कि तुर्की, ईरान, अरब, हिंदुस्तान, रूस, चीन वगैरह में भी ये गए थे। ठीक है, गए, मगर रिवायतों की कयास आराई से ज़्यादा कुछ नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आज भी ज़िंदा क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हाजिर जवाब थे, वो बहुत हाजिर जवाब थे, खुश मिजाज थे, खुशबासी से और ज़िंदा दिली की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। मुल्ला नसरुद्दीन को हरफन मौला क्यों कहा गया? मुल्ला नसरुद्दीन को हरफन मौला इसलिए कहा गया कि वो कभी मुल्ला, कभी मुअल्लिम, कभी वाज, कभी ताजिर की हैसियत से, कभी मेमार, दर्जी के काम करते हैं, तो कभी काजी की हैसियत से 2 फ़िरकों का फैसला, यानी इनसे कोई ऐसा काम, हरफन मौला उसे बोलते हैं बेटा जिससे कोई ऐसा काम ना हो जो कर ना सके, है ना। मुल्ला नसरुद्दीन की बातें दिल पर क्यों असर करती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी पढ़िएगा और ये भी पढ़िएगा। ठीक है, हंसी मजाक का शुआर क्यों बनाया था मुल्ला नसरुद्दीन ने? उनका कहना यह था कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ डांट के, चिल्ला के, गुस्से में ही समझाई जाए, हंसी मजाक के थ्रू भी हम किसी का मसला हल कर सकते हैं। लफ्ज़ों से जमा बनाना है आपको। नसीहत, ये ज़रूर देख लेना है, थोड़ा टफ है, इसको लिख नहीं पाते हैं आप सभी। नसीहत, नसीहतें, नसाइह, मसरूफ़ियत, मसरूफ़ियात, हिकायत, हिकायात,
हैसियत, हैसियतें, रिवायत, रिवायात, रिवायतें। इस तरीके से आप बेटा ये भी वाहिद जमा कर लीजिएगा आप सभी। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सबसे लास्ट वाला चैप्टर है बेटे, इसमें दुनिया में वक्त की तलाफी क्यों मुमकिन नहीं है, क्योंकि वक्त कभी किसी के साथ नहीं चलता, वो अपने टाइम पे सारा काम करता है। जैसे ये दुनिया है चल रही है, सुबह अपने वक्त पे होती है, शाम अपने वक्त पे होती है, सूरज अपने वक्त पे निकलता है ना। तो अल्लाह ताला का निज़ाम जैसे चल रहा है वैसे घड़ी भी अपनी रुकती नहीं है, किसी का साथ नहीं देती, चलती रहती है, चलती रहती है। गया वक्त वापस नहीं आता, जो घड़ी गुजर गई वो पलट कर नहीं आती, इसलिए कहते हैं वक्त की तलाफ़ी मुमकिन नहीं। तलाफ़ी मतलब बेटा कोई भी ऐसा नुकसान हो जाए आपका और उसका आप करना चाहो, उस नुकसान की भरपाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वक्त की भरपाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी 7 तारीख को उर्दू का पेपर देंगे, उर्दू का पेपर देंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा क्या पॉसिबल है वो 1-2 दिन में कवर कर लेंगे सब? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो गया वक्त वापस थोड़ी ना आ जाएगा। जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए था वहाँ पे नहीं पढ़े, 1-2 दिन में क्या कर लेंगे? लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए, अगर आपने ध्यान से अच्छे से केयरफुली इस वीडियो को देखा, समझा, पढ़ा, लर्न करा, लिख लिख के पढ़ा, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। तो बेटा कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, मुश्किल हम उसे खुद बना देते हैं। समझ रहे हैं ना आप सभी? तो वक्त कभी ज़ाया नहीं करो। देखो और एक सवाल ये भी है बेटा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख लो। और वक्त के सही इस्तेमाल पर इंसान में क्या खूबियाँ पैदा होती हैं? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये 3 नंबर के सवाल में आ सकता है। ठीक है, तो वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान लायकमंद, आलिम, फाजिल बनता है। वो जो पेशा इख्तियार करता है उसमें उसे कामयाबी मिलती है, उसके पास पैसा भी होता है, सेहत भी होती है, उसने दिन भर के कामों के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है और उसके मुताबिक काम अंजाम देता है। जो बच्चे वक्त की कदर करते हैं, वक्त पर पढ़ते लिखते हैं, सोते जागते, खाते पीते हैं, वो वक्त भी उनकी कदर करता है और उन्हें नेक और हर दिल अजीज़ बना देता है। इस तरीके से आप सभी इसे करेंगे। अब देखिए मैंने एग्ज़ाम बोर्ड पे पढ़ाया था कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस वाले शेर को अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए उसमें ग्रामर के नाम पर सिर्फ एक ही वो था, मुतज़ाद अल्फाज। पीरी, पीरी बोलते हैं बेटा बुढ़ापे को, पीरी बोलते हैं बुढ़ापे, बुढ़ापा, पीरी, जवानी, लायक, नालायक, जाहिल, आलिम, सुस्त, चुस्त। इस तरीके से आप सभी करेंगे इसे, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। अच्छा बेटे, अब लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगी कि सेक्शन तब्दील करने के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त, या फिर 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त आ जाए, या शादी पर अपने भाई की शादी या बहन की शादी में जाने के लिए दरख्वास्त आ जाए, तो घबराना नहीं है। आपको फॉर्मेट पता है ना, मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर डालेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा अपने स्कूल का एड्रेस, फिर जनाब आलिया, फिर जो भी टॉपिक, जो भी मौजू दिया गया वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपकी खदमत, आपको आपकी फर्मा बरदार जो भी है, यहाँ पे तारीख, यहाँ पे शुक्रिया, इस तरीके का फॉर्मेट मैंने बताया था ना, तो उसी तरीके पे आपको लिखना है। देखिए सेक्शन तब्दील का कैसे करेंगे, इस तरीके से ये आप सभी कर लेंगे। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 9वीं जमात सेक्शन बी में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, मैं अपना सेक्शन तब्दील करवाना चाहती हूँ। उसकी वजह यह है कि सेक्शन बी के बेशतर तलबा इंतहाई शरारती हैं, उनका पढ़ने में दिल नहीं लगता है, होमवर्क भी नहीं करते हैं। हमारे क्लास टीचर उन्हें समझाते हैं, सख्ती भी करते हैं, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए चाहती हूँ कि मेरा सेक्शन बदल दिया जाए। सेक्शन ए में अच्छे तालिबे इल्म हैं, उनके साथ पढ़ना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरा सेक्शन तब्दील कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर डाल देंगे और इधर तारीख डाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप सभी फ़ेल माजी बहुत ध्यान से सुनना, क्या क्या और पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अगर इसमें लेके चलूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। फ़ेल माजी ज़रूर पढ़ना, हाल और मुस्तकबिल ज़रूर पढ़ लेना, ये तीनों ज़रूर पढ़ना, इससे रिलेट ज़रूर से ज़रूर आता है। ठीक है, इसमें नकरा, इसमें मारिफा पढ़ लेना और साबिका लाहिका पढ़ लेना। इसकी वीडियोस मैंने आपके ग्रुप पर भेज रखी है। ठीक है, इसमें नकरा, इसमें मारिफा, साबिका लाहिका, ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ना बेटे, इसी में से एग्ज़ाम में आएगा। और मुतरादिफ अल्फाज ज़रूर, जैसे चांद आ गया, चांद का मुतरादिफ अगर पूछेगा तो आप मेहताब लिख दोगे ना, इसी तरीके से आएगा।
मुतरादिफ अल्फाज भी पढ़ लेना। तो बेटे ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाई है, इफ्तार का वक्त होने वाला है, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन 7 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम है। तो मुझे बहुत टेंशन थी, बहुत फ़िक्र थी कि आप सभी को कैसे, काफ़ी टाइम से मिले नहीं है एग्ज़ाम की वजह से हम सभी। तो खैर जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो वीडियोस मैंने भेज रखी है उसे भी आप केयरफुली देख लेना। इसको तो बहुत ध्यान से देखना, लिखना, लिख लिख के पढ़ना है बेटे, क्योंकि देखो याद तो सब कुछ हो जाता है बट आप सभी ना लिख नहीं पाते हो। तो इसलिए कोशिश करना जो भी आंसर याद करना, लर्न करना, उसे लिख लेना एक बार, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटे मैं और वीडियोस शूट कर देती आप सभी के लिए, लेकिन रमज़ान की वजह से, इफ्तार की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी बहुत अच्छे से पढ़िएगा और पूरे के पूरे मार्क्स हासिल करिएगा, और अल्लाह आप सभी को कामयाबी अता फरमाए बेटा। ऑल द बेस्ट।